Today we are going to discuss some important persons, those were in news और important personalities in news और अगर हिंदी में बोले तो चर्चित व्यक्तित्व जो पिछले कुछ टाइम में लास्ट 1.5 ईयर चर्चा में रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. ये वो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक है पर्सन्स इन न्यूज़. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें इससे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो या कोई और अदर एग्ज़ाम्स हो, रेलवे, बैंकिंग, सभी में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा पूछे जाते हैं. यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ज़रूर ये टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं, बाकी सभी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और जो लास्ट 1 या 1.5 ईयर में चर्चा में रहे हैं इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं और ये इंडिया की नहीं, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों से रिलेटेड जो पर्सन्स चर्चा में रहे हैं उनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं. चलो इसको डिस्कस करते हैं कि लास्ट कुछ टाइम से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो बहुत सारे लोग चर्चा में रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही डिस्कस कर लिए जाएं. जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो इसमें नाम है वो है रश्मि आर दास. रश्मि आर दास. ये रश्मि आर दास के बारे में डिस्कस करते हैं हम. पहला नाम ये है. रश्मि आर दास क्यों चर्चा में? रश्मि आर दास है जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय में ये जॉइंट सेक्रेटरी रही है. जॉइंट सेक्रेटरी रही है वित्त मंत्रालय में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. और अभी रिसेंटली ये है जो इनको यूनाइटेड नेशन की जो टैक्स कमेटी है, यूनाइटेड नेशन की जो टैक्स कमेटी है उसका मेंबर बनाया है. रश्मि आर दास को यूनाइटेड नेशन की जो टैक्स कमेटी है उसका मेंबर बनाया है अभी. और ये वहाँ मेंबर कब से कब तक रहेंगे? ये मेंबर रहेंगी वहाँ पे 2021 से और 2025 तक, 2021 से 2025 तक ये यूनाइटेड नेशंस की जो संयुक्त राष्ट्र कर समिति है उसका सदस्य बना. अब एक बात इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र कर समिति है वो क्या है. चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. संयुक्त राष्ट्र की जो कर समिति क्या है, यूएन टैक्स कमेटी है, वो करती क्या है? यूएन टैक्स कमेटी का जो काम है ये एक तरीके से जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम है. कई कराधान या गैर कराधान उनको रोकने में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मदद करते हैं. इन जो टैक्स एवेजन है उसको रोकने का है इनका मेन काम. तो टैक्स एवेजन का, टैक्स एवेजन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय जो कर चोरी है उसको रोकने का इनका काम रहता है. और ये ज़्यादातर है जो समिति जो है विकासशील देश और उनके जो नीतिगत, जो उनका एनवायरनमेंट, जो वातावरण है उस पर फोकस रहती है. तो ज़्यादातर इसके मेंबर भी जो विकासशील देश हैं उन्हीं में से बनाया जाता है. तो यह आपको ध्यान रखना है. इसकी जो पहली बैठक होगी, इसकी पहली बैठक होगी वो अक्टूबर 2021 में होगी. अक्टूबर 2021 में इस यूएन टैक्स कमेटी की पहली बैठक होगी. ठीक है. इसमें और भी कई देश हैं जो आप उसके लिए आपको मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह, वहाँ से हम नीचे लिंक में कहीं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. लेकिन एक बार यहाँ समझ लीजिए थोड़ा ओवरव्यू, तो उसको डाउनलोड कर लेना बाद में, ऐसा कुछ नहीं, मिल जाएगी.
इसमें और जो कंट्री हैं उसमें चिली है, नाइजीरिया है, साउथ कोरिया है, म्यांमार, इंडोनेशिया, रसिया, काफ़ी कंट्रीज हैं। तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है, रश्मि आर दास। रश्मि आर दास को अभी यूएन की जो टैक्स कमेटी है उसका मेंबर बनाया है। ये 2021 से और 25 तक उस कमेटी के मेंबर रहेंगे। और ये कमेटी क्या करती है, टैक्स से रिलेटेड मैटर्स देखती है, और इसकी पहली बैठक होगी जो अक्टूबर 2021 में होगी। ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति कौन है। नेक्स्ट जो है वो है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली हैं कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली कौन है, इनका अभी ये चर्चा में इसलिए रही है, एक तो कि अभी जो गूगल है, गूगल उनकी इनके सम्मान में एक डूडल बनाया है। डूडल इनके बर्थडे पे 160वां जन्मदिन था इनका, उस पे, इसलिए चर्चा में है। गूगल ने एक डूडल बनाया है इनका जो 160वां जन्मदिन था उस पे। और कादम्बिनी गांगुली को अगर आप नहीं जानते हो तो ये जो इंडिया की जो फर्स्ट लेडी डॉक्टर्स हैं उनमें से एक है। इंडिया की जो फर्स्ट लेडी डॉक्टर्स हैं उनमें से एक है कादम्बिनी गांगुली। ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। और एक्चुअल में तो जो इनका जन्म हुआ है कादम्बिनी गांगुली का, वो अभी वो जगह एक्चुअल में अभी तो वेस्ट बंगाल में है। इनका जो बर्थ हुआ है वो एक चंदीसी गांव है, चंदीसी, वो अभी पश्चिम बंगाल, इसका बांग्लादेश का पार्ट है, बारिसाल डिस्ट्रिक्ट में, ढाका वगैरह से इन्होंने पढ़ाई की है। तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। ये इन्होंने कई सोशल वर्क भी किए हैं। कादम्बिनी गांगुली मेडिकल प्रोफेशन से रही है और अभी रिसेंटली इनका गूगल ने डूडल रिलीज़ किया था इनके बर्थडे पे। आपको इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चल, नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट है जो अभी काफ़ी चर्चा में है, ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है एक्चुअली, ये है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया कौन है, ये है जो गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं। अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कैबिनेट एक्सपेंड किया है, कैबिनेट में का विस्तार किया है, नए मंत्रीज और कुछ अपॉइंट किए हैं, उनमें जो चिकित्सा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया है वो इनको बनाया है। पहले स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन। अब डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह देश का नया स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को बनाया है, ठीक है। ये इनके पास है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। आपको ये ध्यान में रखना है। ये राज्यसभा मेंबर है, गुजरात से, भावनगर के रहने वाले हैं। और ये नॉर्मल, इनका बैकग्राउंड ज़्यादा कुछ है नहीं, किसान के बेटे हैं, ये फार्मर हैं। इनके फादर मध्यम मिडिल क्लास से हैं। और इन्होंने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें हिस्ट्री पढ़ाई की है इन्होंने अपनी, ठीक है। इनका ज़रूर ध्यान रखना, कई एग्जाम्स में पूछा जाएगा मनसुख मंडाविया।
और आपको स्वास्थ्य मंत्री नहीं, आपको रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी याद रखना, उनकी भी इन्हीं के पास चार्ज है। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिए, याद कर लीजिए, थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए, बाकी तो पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे, मिल जाएगा नीचे। नेक्स्ट इज वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह कौन है, अभी आपको ये बताते हैं। वीरभद्र सिंह ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं ये, और इनका अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है कोविड की वजह से। कोविड पॉजिटिव थे ये, तो उस वजह से इनकी डेथ हुई है, और हिमाचल गवर्नमेंट ने 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा है, इनके रखा था। वीरभद्र सिंह कांग्रेस के नेता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं ये, और इनको ये राजा साहब के नाम से जाना जाता है। राजा साहब के नाम से भी जानते हैं, ज़्यादातर ये राजा साहब के नाम से लोकप्रिय रहे हैं। ये शिमला में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है वो देहरादून, शिमला, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज वगैरह से किया था इन्होंने। और ये 6 बार है जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट जो नेम है चर्चित व्यक्तित्व में, वो नेम है लुडविग गुटमैन। लुडविग गुटमैन। लुडविग गुटमैन जो है ये कौन है, इनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अभी इनका भी रिसेंटली गूगल ने एक डूडल लॉन्च किया था। आप जानते हो डूडल क्या होता है? जो नहीं जानते हैं, गूगल खोलते ही जो कोई नई स्पेशल फ़ोटो आती है, एक बड़ा सा गूगल खोलते ही जहाँ सर्च के ऊपर आता है ये, यहाँ उसमें कभी किसकी फ़ोटो कभी क्या, तो वो डूडल बोला जाता है उसको गूगल का। जो भी स्पेशल होता है, चर्चित चीज़ें होती है, उनका गूगल कुछ न कुछ डूडल बनाता है। एक्चुअल में लुडविग गुटमैन है, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। जैसे अभी हमारे देश के काफ़ी फेमस न्यूरोलॉजिस्ट थे अशोक पनगड़िया, उनका भी निधन हुआ है। ये भी एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा ये एक चीज़ से और फेमस थे, जो पैरालंपिक गेम्स हैं, उनकी वजह से भी ये फेमस है। इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स का संस्थापक कहा जाता था इनको, लुडविग गुटमैन को। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक गेम्स का फाउंडर कौन था, इसका संस्थापक के रूप में किसको जानते हैं, तो लुडविग गुटमैन। अभी इनका 3 जुलाई को गूगल ने डूडल बना के इनको ऑनर किया था। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अमिताभ कांत। ये नाम को आप सभी जानते होंगे, काफ़ी दिनों से चर्चा में है, ये हमेशा चर्चा में रहता है ये नाम।
क्योंकि ये काफ़ी बड़ी पोस्ट पे है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन पिलर है नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ है ये, नीति आयोग के सीईओ है ये अमिताभ कांत। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी ने इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया है 1 साल के लिए। ये जून 2021 में रिटायरमेंट था इनका, अब इनका 1 साल एक्सटेंड करके और जून 2022 कर दिया है, इसलिए अभी चर्चा में है। ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है। इनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, अमिताभ कांत जी के, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग के सीईओ है। और जिनको नीति आयोग नहीं पता है, मुझे लगता नहीं है किसी को नीति आयोग का नहीं पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर फिर भी नहीं पता है तो ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। 2005 में इसको बनाया था और इसको बनाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स हैं, उसके लिए वो वजह है इसको बनाने की। पहले योजना आयोग था, उसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग से। योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया है 2015 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी सार्वजनिक नीति है उसका थिंक टैंक यही है। अमिताभ कांत हैं जो केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, केरला कैडर के, ठीक है। और ये इन्होंने ये ज्वाइन किया है 2016 से। सरकार की जो ये नीति का थिंक टैंक है नीति आयोग, वो ज्वाइन किया है ये। उससे पहले है, नीति आयोग ज्वाइन करने से पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि बीच में कुछ और नामों की चर्चा चल रही थी तो कंफ्यूज नहीं होना है। नीति आयोग के सीईओ अभी भी अमिताभ कांत ही है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं पी साईनाथ। पी साईनाथ कौन थे? पी साईनाथ ये एक फेमस जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी रिसेंटली फुकुओका प्राइज़ के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। फुकुओका प्राइज़ है, ये मिला है इनको, और उसका ग्रैंड प्राइज़ मिलेगा इनको। फुकुओका जो पुरस्कार है उसका ग्रैंड प्राइज़ मिलेगा और ये जापान की तरफ से दिया जाता है, इसीलिए ये चर्चा में है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फुकुओका प्राइज़ क्या होता है। एक्चुअल में फुकुओका जो है, पहले तो मैं यहाँ लिख के बता दूँ आपको। फुकुओका प्राइज, इनको जो फुकुओका पुरस्कार है उसका ग्रैंड प्राइज मिलेगा। फुकुओका प्राइज है ये, एक्चुअली फुकुओका है ये तो एक सिटी है, सिटी का नेम है। और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने ये पुरस्कार स्थापित किया है। फुकुओका सिटी है, फुकुओका प्राइज है, ये फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। और ये किन को दिए जाते हैं? फुकुओका प्राइज किसको दिया जाता है? ये जो एशियाई संस्कृति का जो संरक्षण है, उसका निर्माण है, उसमें जो व्यक्ति या संगठन काम करते हैं उनको दिया जाता है। एक तरीके से जो एशियन जो आर्ट एंड कल्चर है उसको बढ़ावा देने में, उसके डेवलपमेंट में जो योगदान दिया हो
उसके निर्माण में, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है, उसको ये प्राइज दिया जाता है, फुकुओका प्राइज। ठीक है, तो फुकुओका प्राइज अभी ये रिसेंटली पी साईनाथ को दिया है। भारत को अब तक टोटल 11 बार ये प्राइज मिल चुका है, फुकुओका प्राइज 11 बार मिल चुका है अब तक। ये है जो, ये आपको ध्यान रखना है। पी साईनाथ का पूरा नाम जो है पल्लागुम्मी साईनाथ है। मैं और समझा दूँ आपको थोड़ा सा, जो पी साईनाथ है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनका पूरा नाम जो है वो है पालागुम्मी साईनाथ। पालागुम्मी साईनाथ है। ये भारतीय पत्रकार हैं और इनकी एक बुक जो काफ़ी चर्चा में रही है, एवरीबडी लव्स ए गुड ड्रॉट। एवरीबडी लव्स ए गुड ड्रॉट, ये इनकी बुक का नाम है। किसानों के मुद्दे पे ये चर्चा में रहते हैं। संयुक्त जो एकता मोर्चा है उसका भी ये समर्थन करते हैं, और भारत में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इन सभी का ये सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ये प्राइज मिले हैं अभी रिसेंटली। नेक्स्ट जो नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का वॉरेन बफेट कौन है? ये बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं। इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में इस्तीफा दे दिया है। जो बिल गेट्स का फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके ट्रस्टी थे, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इसलिए चर्चा में है। जो बिल गेट्स का गेट्स फाउंडेशन है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जो गेट्स फाउंडेशन है उसमें वॉरेन बफेट का रोल बहुत बड़ा रहा है। इसका रोल नहीं, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। वॉरेन बफेट एक अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट है, एक तरीके से बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ये निवेशक है एक, और अभी रिसेंटली है जो ये सिर्फ वर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ का पद ही संभाल रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर वर्ल्ड के टोटल रिच पर्सन्स की लिस्ट बनाई जाए तो ये 7वें नंबर पे आते हैं। दुनिया के सबसे अमीर धनवान व्यक्तियों के लिस्ट में ये 7वें नंबर पे आते हैं। इसलिए ये चर्चा में है। वॉरेन बफेट की चर्चा में, इन्होंने अभी गेट्स फाउंडेशन जो बिल गेट्स और उनकी वाइफ का था उससे इस्तीफा दे दिया है। और वो शायद वो इसलिए हुआ होगा, उनके डिवोर्स हुआ है बिल गेट्स और उसकी वाइफ के, मेलिंडा के, तो वो सब अब चेंज होंगी, चीज़ें नई आएंगी कुछ, इसलिए लोग इस्तीफा दे रहे हैं। नेक्स्ट नेम इज जमशेदजी टाटा। लगभग हर हिंदुस्तानी इनको जानता होगा। जमशेदजी नसरवानजी टाटा। जमशेदजी नसरवानजी टाटा जो टाटा ग्रुप के ये संपादक रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या है, एक फिलोंथ्रोपिस्ट
ऑफ सेंचुरी की एक लिस्ट आई है, उसमें ये आया है कि अभी पिछले सेंचुरी में किसने सबसे ज़्यादा डोनेट किया है। तो जो सबसे ज़्यादा दान देने वालों की पिछले सेंचुरी की, उसमें ये है फिलोंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी। उसमें जमशेदजी जो टाटा हैं उनका नाम टॉप पे आया है। इन्होंने सबसे ज़्यादा दान दिया, लोगों की मदद की है। इन्होंने जो लगभग है 4 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर का एजुकेशन और हेल्थ के लिए इन्होंने डोनेट किया है, 4 अरब डॉलर। इसीलिए इनका नाम आया है। टाटा ग्रुप को तो आप सभी जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है टाटा का, और ये लगभग है जो टाटा बना था 1868 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये शिपिंग, ऑटोमोबाइल वगैरह का निर्माण का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टाटा का हर जगह काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट बात करते हैं द फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? द फ्लाइंग सिख। ये सबसे बेहतरीन एथलेटिक्स रहे हैं मिल्खा सिंह। अभी रिसेंटली 91 ईयर ओल्ड थे ये जब इनका अभी डेथ हुई है, और ये कोविड पॉजिटिव थे। कोरोना की वजह से इनका निधन हुआ है अभी। और मिल्खा सिंह जी हैं, उनकी वाइफ का भी थोड़े टाइम पहले ही, जो उनकी वाइफ है निर्मल कौर, उनका भी थोड़े दिन पहले ही डेथ हुई थी। तो अभी इसलिए मिल्खा सिंह जी तो खैर हमेशा से चर्चा में रहे हैं, पर अभी रिसेंट टाइम में इसलिए चर्चा में है। इनको पद्मश्री भी मिला है, अवार्ड तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन इनको 1958 में पद्मश्री मिला था। मिल्खा सिंह जी को 1958 में पद्मश्री मिला था। इन्होंने मेलबोर्न ओलंपिक में और भी नेशनल गेम्स वगैरह में कई रिकॉर्ड बनाए, 400-200 मीटर्स के काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है मिल्खा सिंह। एक भाग मिल्खा भाग पिक्चर भी आई थी। इनके जो बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह, वो एक गोल्फर हैं, काफ़ी फेमस गोल्फर है वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो कि इनको पद्मश्री कब मिला था, या मेलबोर्न ओलंपिक का क्वेश्चन आ सकता है। मेलबोर्न ओलंपिक काफ़ी चर्चा में रहा था, वहाँ इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में ही लीड किया था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट जो नाम है वो है संचारी विजय। संचारी विजय, संचारी विजय कौन है? ये एक बहुत पॉपुलर कन्नड़ एक्टर हैं संचारी विजय। इनकी अभी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है 14 जून 2021 को।
ये सिर्फ 30 ईयर ओल्ड थे। इनके फैमिली ने या इन्होंने डिसाइड कर रखा था ऑर्गन डोनेट करने का, कि अपने सभी जो ऑर्गन अंग हैं वो दान करेंगे ये। और फिर ये है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्टर है साउथ में, इधर कन्नड़ फिल्मों में है जो, तो इसलिए ये चर्चा में है अभी। चिकमंगलुर में के रहने वाले थे, कर्नाटक के, और बहुत सारी पिक्चरों में काम किया हुआ है इन्होंने। इनको जो अभी वो 62 नेशनल अवार्ड हुआ था, नेशनल फिल्म अवार्ड, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इनको। ये आप ध्यान में रखना। एक पिक्चर थी इनकी नानू अवल्ला, ऐसा कुछ नाम था, उसमें इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था। ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था, तो इसलिए ध्यान रखना आप। एक तो बेस्ट एक्टर का 60 सेकंड में मिला था, और ट्रांसजेंडर का रोल किया था, संचारी विजय। नेक्स्ट जो है वो है मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन, इनकी चर्चा करते हैं। ये भी एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं। मेघा राजगोपालन, मेघा राजगोपालन है जो भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये। इनको अभी पुलित्जर प्राइज मिला है, पुलित्जर पुरस्कार मिला है इनको। इनको पुलित्जर प्राइज मिला है 2021 का, पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पुलित्जर, और ये पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन को क्यों मिला है? क्योंकि पहली बार पूरी दुनिया को इन्होंने ही बताया था कि चाइना ने जो उइगर मुस्लिम है, उइगर जो मुस्लिम है, उनके लिए डिटेंशन कैंप बना रखे हैं। ये पहली बार पूरी दुनिया को किसने बताया था? मेघा राजगोपालन ने ही बताया था। और इन्होंने बताया था कि जो सिंजियांग प्रोविंस है चाइना का, सिंजियांग प्रोविंस में उइगर मुसलमानों के लिए डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। ये इन्होंने बताया था सबको पहली बार, उसके बाद से ही चर्चा में आई थी ये बात, इसलिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। मेघा राजगोपालन ये इंडियन मूल की रहने वाली हैं, पर अभी इंडिया में नहीं रहती है, कहीं बाहर अमेरिका वगैरह में रहते हैं। बाकी इनको इस चीज़ के लिए ये पुरस्कार मिला है। अगर दिमाग में आ रहा है कि पुलित्जर प्राइज़ क्या होता है, तो पुलित्जर प्राइज़ है जो अमेरिका में अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन जो पत्रकारिता है, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, इनके लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है, ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ, इसकी स्थापना कब हुई है? 1917 में, 1917 में। ये लगभग 21 कैटेगरीज में दिया जाता है, 21 श्रेणियों में दिया जाता है। और जो इसका विनर होता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके साथ $15,000 का प्राइज़ दिया जाता है। और ये जो पुलित्जर प्राइज़ है,
ये पुलित्जर प्राइज़ का नाम एक अमेरिकी के नाम पे ही रखा गया है। उसका नाम था जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर के नाम पे ये नाम रखा गया है। ठीक है, वो भी एक अमेरिकी समाचार प्रकाशक थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेघा राजगोपालन, मेघा राजगोपालन का आपको नाम ध्यान रखना है। पुलित्जर पुरस्कार मिला है 2021 का इनको। चलते हैं नेक्स्ट है जिनकी मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले आपसे, वो है डॉक्टर अशोक पनगड़िया। जिनको नहीं पता है वो इनके बारे में गूगल करके एक बार ज़रूर पढ़ना। इनके बारे में ये कहा जाता है, डॉक्टर अशोक पनगड़िया के बारे में, कि ये आदमी की चाल देख के उसकी बीमारी बता सकते थे, बताते भी थे। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ये 71 ईयर ओल्ड थे। इनकी डेथ हुई है, उस पर है जो कंडोलेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सभी ने शोक व्यक्त किया है। पिछले काफ़ी टाइम से ये बीमार चल रहे थे, कुछ टाइम से है जो। ये राजस्थान की जो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी है, RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, उसके ये चांसलर भी थे। और राजस्थान सरकार के जो योजना बोर्ड है उसके सदस्यों में भी कई बार उस बोर्ड में भी रहे हैं। ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। बहुत रिसर्च किया, कई चीज़ों में इन्होंने रिसर्च भी किया है। ये इनका जो बोर्न है ये 1950 के हैं, जयपुर में, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। 1972 में इन्होंने MBBS किया है और न्यूरोलॉजी में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। और जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है SMS हॉस्पिटल जयपुर या SMS मेडिकल कॉलेज कह लो, उस डिपार्टमेंट के ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। और बाद में ये इसके प्रिंसिपल भी रहे हैं, इसी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल भी रहे हैं ये। चिकित्सा में जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा प्राइज़ दिया जाता है भारत में, मेडिकल चिकित्सा की जो कैटेगरी है उसमें सबसे बड़ा प्राइज़ दिया जाता है डॉक्टर BC रॉय प्राइज। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और इनको डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मिला हुआ है जो कि डॉक्टर्स के लिए चिकित्सा के फील्ड में सबसे बड़ा प्राइज होता है, BC रॉय अवार्ड। और 2014 में अशोक पनगड़िया को भारत सरकार ने चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित कर रखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री है जो चौथा सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है, भारत रत्न ये है उनमें। तो काफ़ी अवार्ड मिले हैं इनको, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे। नेक्स्ट बात करते हैं मार्गरीटा हैक। मार्गरीटा हैक, मार्गरीटा हैक कौन है भाई? ये इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। मार्गरीटा हैक ये एक खगोल शास्त्री है और इनका 99th बर्थ एनिवर्सरी है थी अभी, 99वां बर्थडे था।
उस पे गूगल ने एक डूडल बनाया था इनका। अभी जो एक चर्चा में आया है, आपने सुना होगा तो, 8558 हैक, 8558 हैक आपने सुना होगा। ये खुद ग्रह का नाम इन्हीं के नाम पे रखा है। 8558 हैक खुद ग्रह है, उसका नाम मार्गरेटा हैक के नाम पे ही रखा गया है। ये इन्होंने शुरू में तो जर्नलिस्ट से कैरियर शुरू किया था, बाद में इन्होंने कई रिसर्च वगैरह किए यूरोप में, अमेरिका में। नासा और ईएसए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है उसमें भी मार्गरेटा हैक ने काम किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी को ईएसए बोलते हैं और अमेरिका की जो है उसको नासा बोलते हैं। इन दोनों में इन्होंने काम किया है, वर्किंग ग्रुप की मेंबर रही है ये। इनको कॉर्टिना प्राइज भी मिला हुआ है और अभी रिसेंटली इनका 99वां बर्थ जन्मदिन था, इनका 99वां जन्मदिन था। उस पे गूगल ने इनको डूडल बना के और ऑनर किया है। तो मार्गरेटा हैक से रिलेटेड क्या याद रखना आपको, एक तो ये इसकी मेंबर रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा की भी मेंबर रही है ये। तीसरा, इनके बारे में अगर ध्यान रखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्रह है 8558 खुद ग्रह, उसका नाम मार्गरेटा हैक के नाम पे रखा गया है। और इसके अलावा अगर आपको एक चीज़ और ध्यान रख सको तो रख लो कि जो इटली है, इटली में TAO है। TAO क्या है? टेरिस्टे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। जो TAO है इटली का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, उसकी ये पहली महिला एडमिनिस्ट्रेटिव रही है। मार्गरेटा हैक है जो TAO जो इटली में है, उसकी पहली महिला एडमिनिस्ट्रेटर रही है, ये पहली महिला प्रशासक रही है इसकी। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेविड डियोप। डेविड डियोप। डेविड डियोप ये फ्रांसीसी राइटर है, फ्रांस के ये राइटर हैं, लेखक। इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है अभी 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है वो इन्होंने जीता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्राइज को जीतने वाले ये पहले फ्रांसीसी है। डेविड डियोप, ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखनी है। डेविड डियोप ये फ्रांसीसी राइटर है, लेखक, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ये पहले पर्सन है, पहले फ्रांसीसी व्यक्ति है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और इनको ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? इनको ये पुरस्कार दिया गया है इनकी एक बुक
एट नाइट ऑल ब्लड, इस बुक के लिए इनको एक प्राइज मिला है। एट नाइट ऑल ब्लड, ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया है। एक्चुअल में ये क्या है, ये जो बुक है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डेविड डियोप ने बुक लिखी है, भाई ऐसा थोड़ी है कि इतना बड़ा पुरस्कार मिल जाए तो, अच्छी बुक तो बहुत सारी लिखते हैं लोग, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है या जिसके लिए लोगों में जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, उन्हीं कुछ चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो कुछ तो इसमें बात होगी इस बुक में। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इस बुक को इसलिए मिला है कि ये एक नॉवल है, और ये नॉवल किस पे है, जो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की ओर से लड़ने वाले सेनेगल के एक सैनिक अल्फा नदियाए, इस पे आधारित है। समझ में आ गया आपको? अब इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना कि ये सेनेगल और उसका एक सैनिक अल्फा नदियाए, ये दो चीज़ें ज़रूर पढ़ना, सेनेगल एंड अल्फा नदियाए, इस पर आधारित है ये बुक। ये सेनेगल का ये सैनिक फ्रांस की तरफ से लड़ा था। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सेनेगल का ये सैनिक फ्रांस की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो, उस पर आधारित है ये बुक, इसलिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है डेविड डियोप को। नेक्स्ट, शांग इन हंग, शांग इन हंग, शांग इन हंग, शांग इन हंग, ये हैं, इन्होंने अभी सिर्फ 26 घंटों में माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। दुनिया की पहली महिला है ये, यह सबसे फास्ट चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट को एक महिला द्वारा सबसे तेज चढ़ाई की हो, वो है ये शांग इन हंग। शांग इन हंग कहाँ की रहने वाली है? हांगकांग की। हांगकांग की ये महिला है जिन्होंने सिर्फ 26 घंटे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली, और ऐसा करने वाली ये सिर्फ दुनिया की इकलौती महिला है जिन्होंने 26 घंटे में ये रिकॉर्ड बनाया है। और एक्चुअल टाइम बताएं तो वो 26 घंटे नहीं है, 25 घंटे और 50 मिनट है। 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? 8886 मीटर, ये चढ़ाई की इन्होंने। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो एक नेपाली महिला के नाम था, फुन्जो जांगमू लामा। फुन्जो जांगमू लामा का ये रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, तो आपको ये ध्यान रखना है। शांग इन होंग ताइवान हांगकांग की महिला है ये, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। बहुत कम टाइम में माउंट एवरेस्ट इन्होंने 26 घंटे में चढ़ाई की।
नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो नाम है वो है एरिक कार्ले। एरिक कार्ले। एरिक कार्ले कौन है? अभी एक तो ये इनकी डेथ हुई है। ये राइटर थे, एक थिंकर थे। आपने एक नाम सुना होगा, द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ये इन्होंने ही लिखा था, द वेरी हंग्री कैटरपिलर, जो बच्चों में बहुत फेमस है। इनकी ये बुक थी, द वेरी हंग्री कैटरपिलर। और एक्चुअली ये जो बुक है इसका 65 प्लस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया हुआ है, जिसकी 50 मिलियन प्लस कॉपियां बिक चुकी है अब तक। इसलिए ये चर्चा में है और अभी इनका डेथ हुई है। काफ़ी बुक्स वगैरह लिखी है ना, लेकिन ये जो बुक्स है बच्चों पे, ये इनकी काफ़ी चर्चा में रही है। नेक्स्ट नाम है अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार, आप सभी लोगों ने ये नाम सुना हुआ होगा। A.K. सेन, अमर्त्य कुमार सेन। ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, भारतीय अर्थशास्त्री, जिनको इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है अभी। इनको सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से अभी सम्मानित किया है, जो स्पेन का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए चर्चा में है। इन्होंने अभी पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, गरीबी, भुखमरी, अकाल, ऐसा करके इन्होंने ये गरीबी और अकाल, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में मिला है? नोबेल पुरस्कार तो इनको पहले मिल गया था, अभी इनको ये स्पेन का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड इनको ये मिला है। लगभग 20 कंट्रीज के 41 लोग इसमें सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से सिर्फ ये इन्हीं को ही मिला है। टोटल कॉम्पिटिटर कितने थे? 41, उनमें से इनको मिला है ये अवार्ड। गरीबी और अकाल पे इन्होंने ये लिखी थी बुक, और इसीलिए चर्चा में मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई चीज़ जो कंट्रोवर्शियल या चर्चा में आ जाए उस पर ज़्यादा हो जाता है। इसमें इन्होंने लिखा है इस बुक में, जो इन्होंने पॉवर्टी एंड फेमाइन है बुक, गरीबी और अकाल है, भूख भोजन की कमी से नहीं होती, बल्कि जो वितरण के तंत्र में असमानता है उसकी वजह से हुई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इन्होंने कहा है कि भूख गरीबी की वजह से नहीं होती है, भोजन की कमी की वजह से कोई भूखा नहीं रहता है। जो गरीब लोग हैं वो उनमें से कुछ भूखे इसलिए हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है स्कीम्स, वो स्कीम्स ये जो लोग हैं इन तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच नहीं पाती है सही तरीके से। इसकी वजह से लोगों में गरीबी और ये अकाल, भुखमरी, जो भी आप बोलना चाहें, वो होती है कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से नहीं करती है।
और सही तरीके का मतलब है कि जो अपने लोग हैं उनको ज़्यादा मिलता है, जो ज़रूरतमंद है उनको कम मिलता है। इसलिए इक्वल नहीं है बैलेंस, इस ये इन्होंने इस बुक में लिखा है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पोवर्टी एंड फैमाइन बुक किसकी है? अमर्त्य कुमार सेन की है। और ये इंडियन इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो नाम है वो है बैनर्जी, श्री कुमार बैनर्जी। बहुत बड़े बड़े लोग इस बीमारी की वजह से छोड़ गए हैं दुनिया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन आपने नाम सुना होगा, एस बैनर्जी, श्री कुमार बैनर्जी। AEC, AEC है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके ये अध्यक्ष थे। ये एटॉमिक साइंटिस्ट थे एस बैनर्जी, परमाणु वैज्ञानिक, और जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके ये अध्यक्ष रहे हुए हैं। और अभी कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हुई है। आपने एक बिल का नाम सुना हुआ होगा, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल, ये बिल है इंडिया एंड US, जो भारत और अमेरिका है उसके बीच में इस बिल पे कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। उसका जो लीडरशिप की थी उस बिल में, जो मेन रोल रहा था इंडिया की तरफ से, वो इन्हीं का रहा था, श्री कुमार बैनर्जी का। इन्होंने नेतृत्व किया था। तो आपको ध्यान रखना है श्री कुमार बैनर्जी कौन थे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष रहे हुए हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के। और जो ये परमाणु क्षति विधेयक के लिए जो नागरिक दायित्व कानून बनाया था, उस पर समझौते के जो हस्ताक्षर हुए हैं उसमें भारत की तरफ से इन्होंने ही रोल प्ले किया था। नेक्स्ट जो है, इनको जो श्री कुमार बैनर्जी हैं, इनको विज्ञान और जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। 2005 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? ये एक पर्यावरणविद थे, जो चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा आपने। चिपको आंदोलन, उससे जुड़े रहे थे। और अभी इनका डेथ हुई है कोविड की वजह से ही। उत्तराखंड के रहने वाले थे। उत्तराखंड काफ़ी अच्छी जगह है। टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे, जहाँ के अपने NSA हैं अजीत डोभाल, वहाँ के रहने वाले थे। चिपको आंदोलन में इन्होंने काफ़ी अहम इनकी भूमिका रही है, क्योंकि जो हिमालय एरिया में जो फॉरेस्ट है उसका कंजर्वेशन के लिए, उसको बचाने के लिए, हिमालय क्षेत्र में जो वन है उसके संरक्षण के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन किया था। उसके अलावा इन्होंने जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम, उसके विरुद्ध भी आंदोलन किया था कि ये डैम बनाओगे टिहरी डैम तो बहुत सारे हैं जो जंगल, इनको आप नुकसान पहुंचाओगे,
हिमालय में डैम बनेगा तो बहुत सारा जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान होता है, ये बात सच है। 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को 1981 में भारत सरकार ने पद्मश्री प्राइज से भी सम्मानित किया है, लेकिन इन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। 1981 में इनको जब पद्मश्री दिया तो इन्होंने मना कर दिया था, लेने से मना कर दिया था। और 1986 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को RLA बोलते हैं, जिसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है। 86 में इनको जमनालाल बजाज अवार्ड मिला है 1986 में, और 2009 में इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। दो 2009 में इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन, और पूछा जाएगा कि इनमें से किसका नाम ABCD कौन सा इसके साथ एसोसिएट है, संबंधित है। तो ये नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये क्या है, चिपको आंदोलन क्या है। भारत में जो वनों के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था ये, और इसकी शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की 1973 में उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन का उद्देश्य कि जो फॉरेस्ट है उसको बचाया जाए। इसमें न सिर्फ जेंट्स बल्कि लेडीज़ भी थी, गौरा देवी, सुदेशा देवी, ऐसे कई नाम हैं। और इसी जो ये चिपको मूवमेंट है, इसी के लिए जो 2009 में इनको पद्म विभूषण मिला है वो इसी के लिए मिला है। जबकि इस आंदोलन से जो चिपको मूवमेंट है उससे जुड़े हुए एक नाम और है चंडी प्रसाद भट्ट का। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण, और ये जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं इनको 1982 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। वो किसकी वजह से मिला है? चिपको आंदोलन। पेड़ों से चिपक के रहो, उनको काटने मत दो। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है जो नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है ये, जगन्नाथ पहाड़िया। जो लोग राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जानते हैं उनको ये पता है कि जगन्नाथ पहाड़िया कौन थे। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के जो फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री रहे हैं, जो ट्राइबल से ये ST/SC मुख्यमंत्री रहे हैं, वो रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी। इनका जो बोर्न है ये भरतपुर के थे, राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। और जो MSJ कॉलेज है भरतपुर में, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। महाराजा कॉलेज जयपुर है, लॉ यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहाँ से पढ़ाई की है। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं 1980 से और 1981 तक। 6 जून 1980 से और 14 जुलाई 1981 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। बाकी ये विधायक तो काफ़ी बार रहे हैं, और जो 7वीं लोकसभा थी उसमें ये बयाना से लोकसभा मेंबर भी रहे हैं।
और आपको पता हो तो ये हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल कब रहे हैं ये? 2009 से और 2014 तक, 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं ये। जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और ये जब कांग्रेस की सरकार रही है, जब 2009 से और 14 तक राज्यपाल रहे हैं हरियाणा के। तो ये इनके बारे में आपको पता रखना है। भरतपुर में इनका जन्म हुआ है और विधायक रहे हैं कई बार। बाकी ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पहले दलित मुख्यमंत्री थे। बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, ना सिर्फ हरियाणा के, बल्कि ये 89 से और 90 तक, 3 मार्च 1989 से और 2 फरवरी 1980 तक, लगभग 1 साल ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं। बाद में हरियाणा के रहे थे। नेक्स्ट है, ये है डॉक्टर के अग्रवाल। देखिए काफ़ी बड़े नाम है। जब मैं डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी की बात करता हूँ या मैं डॉक्टर के अग्रवाल की बात कर रहा हूँ, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और अभी इनका कोविड की वजह से डेथ हुई है। इनकी भी कोविड की वजह से अभी डेथ हुई है। ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, रहे हैं। इनकी एज 63 ईयर थी। ये जो IMA का नाम सुना होगा आपने, अभी रिसेंट में चर्चा में आया था, वो कोई बाबा रामदेव के IMA के कुछ था शायद, उसी की वजह। तो IMA के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। IMA क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बहुत जागरूकता फैलाते थे लोगों में स्वास्थ्य के मुद्दों को लेके। फिजिशियन थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे ये। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। नागपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBBS की पढ़ाई की हुई थी और इनको कई अवार्ड भी मिले हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि अशोक पनगड़िया जी को, वैसे इनको भी जो मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है BC रॉय अवार्ड, वो BC रॉय अवार्ड इनको 2005 में मिला था। ये जो मेडिकल के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, राजीव गांधी एक्सीलेंस पुरस्कार भी मिले हुए हैं इनको। आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किसको BC रॉय अवार्ड मिला हुआ है, तो इनमें से एक नाम इनका भी होगा। डॉक्टर के अग्रवाल का। नेक्स्ट, जो नाम है विक्रमजीत कंवरपाल। विक्रमजीत कंवरपाल कौन है? विक्रमजीत कंवरपाल, विक्रमजीत कंवरपाल है, ये एक फेमस एक्टर रहे हैं। फेमस एक्टर, और इनकी डेथ हुई है अभी। इनकी एज सिर्फ 52 ईयर थी। कोविड पॉजिटिव थे। कई फिल्में, TV शो और वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है। हिमाचल के रहने वाले थे और अभी इनकी डेथ हुई है रिसेंटली है जो। ये पहले इंडियन आर्मी में भी काम कर चुके हैं। इनके फादर हैं जो इंडियन आर्मी में भी अफसर रहे हुए हैं।
और ये भी 90s में 1989 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुए हैं। उसके बाद 2002 में विक्रमजीत कंवरपाल को 2002 में ये रिटायर्ड हो गए थे। 89 में कमीशन हुए थे, 2002 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया। जो आपने नाम सुना होगा पेज 3, पाप, डॉन, अतिथि तुम कब जाओगे, नॉट आउट, आरक्षण, मर्डर टूर, जोकर, काफ़ी पिक्चरों में इन्होंने काम किया। 2 स्टेट्स, प्रेम रतन धनपायो, द गाजी अटैक। तब आपको पता चल गया होगा कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो नाम है वो है श्यामला गणेश। अभी रिसेंटली श्यामला गणेश, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ जापान है उन्होंने श्यामला गणेश को एक अवार्ड दिया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये अवार्ड श्यामला गणेश को दिया है गवर्नमेंट ऑफ जापान ने। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं, जापानी शिक्षक हैं ये आर्ट, और गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इनको ये अवार्ड दिया है। ये एक चीज़ में और फेमस है जिसका नाम शायद कम लोगों ने सुना होगा, उसको बोलते हैं इकेबाना। जो इधर कर्नाटका बेंगलोर साइड के हैं उनको तो पता होगा ये बात। इकेबाना, इकेबाना क्या है कि जो जापानी फूल है उनकी व्यवस्था है, उसकी एक कला है कि जो जापानी फूल उनको कैसे एक स्ट्रक्चर में बना के रखना, कैसे उनको, उसको इकेबाना बोलते हैं। जापानी फूलों की व्यवस्था की एक कला होती है, उसको इकेबाना बोलते हैं। उसमें भी ये उसको भी ये जानते थे, ये उस कला में पढ़ाते हैं ये है जो उस कला को। और जो श्यामला गणेश है उसमें से जो यह अवार्ड मिला है श्यामला को। और नहीं, श्यामला गणेश दो अलग अलग हैं। जो ये तो है वाइफ और ये जो गणेश है ये हस्बैंड है, ये दोनों को मिलाया, ये दोनों एक ही काम करते हैं, ये जापानी फूलों का। और ये शिक्षक भी है। और जो ये अवार्ड है ये जापान का 3rd हाईएस्ट अवार्ड होता है। ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है, श्यामला गणेश दोनों हस्बैंड वाइफ को मिला है। तो आपको ध्यान रखना है ये फूलों की कला इकेबाना, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गवर्नमेंट ऑफ जापान, श्यामला गणेश, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको पता करना है कि जापान का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है तो वो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ चेरी संथेमम। जो चेरी संथेमम है वो जापान का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान का 3rd हाईएस्ट अवार्ड होता है, काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है ये भी। एक शिक्षक को मिले, इंडियन शिक्षक को, तो काफ़ी बड़ी बात होती है। नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट जो नेम है इस लिस्ट में वो है चंद्रो तोमर। ये शूटर रही है। इन पे एक मूवी भी बनी है चंद्रो तोमर। इनका भी डेथ हुई है। इनको है जो
शूटर दादी के नाम से जानते थे। शूटर दादी के नाम से फेमस थी। एक बेहतरीन निशानेबाज थी और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती थी ये। और इन पे एक मूवी भी बनी थी, उसका नाम था कुछ सांड की आंख, ऐसा कुछ नाम था। इनका अभी कोविड की वजह से डेथ हुई है। इसी में एक और नाम ऐड करें तो आप नाम ऐड कर सकते हैं एक फेमस जर्नलिस्ट रोहित सरदाना का। रोहित सरदाना जो आज तक के एंकर थे, आज तक न्यूज़ चैनल के, उनका भी कोविड की वजह से ही डेथ हुई है। जो एक दंगल करके शो करते थे आज तक पे, पहले वो जी न्यूज़ पे ताल ठोके के होस्ट थे। वो भी लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था, रोहित सरदाना की डेथ। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में फेमस चर्चित व्यक्ति हैं वो है, उनका नाम माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस नेक्स्ट। माइकल कॉलिंस, ये कौन है? माइकल कॉलिंस अमेरिकन है और अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थे ये। आपने एक नाम सुना होगा, अपोलो 11। इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सच्चाई बहुत है, पता नहीं एक्चुअल तो क्या है। बाकी रूमर्स भी बहुत है, बहुत कहानियाँ बहुत है, एक्चुअल में रूमर्स नहीं कहें तो कहानियाँ बहुत है अपोलो 11 के बारे में। माइकल कॉलिंस हैं जो अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थे अपोलो 11 यान के, जिस यान ने 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष में गया था ये यान। जब बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे चलने वाले पहले इंसान बने थे, उस अपोलो 11 में ये भी यात्री थे। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन उस यान में गए थे, उस यान में अपोलो 11 का जो कमांड मॉड्यूल था उसके पायलट ये भी थे। अभी इनका रिसेंटली डेथ हुई है माइकल कॉलिंस की। तो आपको ये ध्यान रखना है, माइकल कॉलिंस जो अपोलो मिशन था उसके तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ही थे। ये वहाँ से लौटने के बाद, वहाँ से लौटने के बाद जब ये इसके दो साथी हैं ये बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दोनों 21 घंटे तक इस अपोलो 11 में लौटे नहीं थे। ये कहते हैं कि ये चंद्रमा की धरती पे से जो इसका एक कमांड मॉड्यूल है, इस कमांड मॉड्यूल में जो अपोलो 11 का कमांड मॉड्यूल था उसको ये देख रहे थे माइकल कॉलिंस। तो 21 घंटे तक कमांड मॉड्यूल में ये अकेले रहे थे वहाँ पे, और इन दोनों के लौटने का इंतज़ार किया था। बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लौटने का इंतज़ार किया था माइकल कॉलिंस ने। और इसकी वजह ये थी कि जो इनका कमांड सेंटर था उस टाइम ह्यूस्टन अमेरिका में, उसके साथ इनका संपर्क कट गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा इन्होंने एक बुक भी लिखी है माइकल कॉलिंस ने। वो बुक भी काफ़ी चर्चा में रही है। एक्चुअली बुक नहीं है, वो एक ऑटोबायोग्राफी है, खुद की बुक इन्होंने खुद के बारे में लिखी है। उस बुक का नाम है कैरिंग द फायर। वो भी आपको ध्यान रखना है, माइकल कॉलिंस की कैरिंग द फायर।
कैरिंग द फायर, ये बुक का नाम ध्यान रखना, किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। कैरिंग द फायर के किसने लिखी है? इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, और एक्चुअल में जो इनका पहला मिशन था वो था जेमिनी एक्स। अपोलो 11 पे भी गए थे, लेकिन जेमिनी एक्स इनका पहला मिशन था। और इसी मिशन के टाइम पे इन्होंने ये अपोलो प्रोग्राम तैयार किया था। जब ये जेमिनी एक्स मिशन पे थे, जब ही इन्होंने ये अपोलो 11 का प्रोग्राम तैयार किया था। अपोलो 11 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या मिशन था ये। नेक्स्ट है बलवीर सिंह जूनियर। बलवीर सिंह जूनियर का नाम आपने सुन रखा होगा कई लोगों ने, जो स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है। बलवीर सिंह जूनियर ये फॉर्मर हॉकी प्लेयर थे, और जो एशियाई गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे 1958 के जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें जो हॉकी में सिल्वर मेडल जिस टीम को मिला था, इंडियन हॉकी टीम को, उसके मेंबर थे ये। इनका अभी रिसेंटली डेथ हो गई इनकी, कोविड की वजह से। ये कंफर्म नहीं है खैर कोविड की वजह से हुई है, पर इनकी डेथ हुई है। 88 ईयर ओल्ड थे ये, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई। इनके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट जो नाम है सतीश कौल। सतीश कौल है, जिनको पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। सतीश कौल ये एक्टर थे पंजाबी सिनेमा के। कोविड-19 पॉजिटिव थे, इनकी डेथ हुई है। इन्होंने लगभग 300 प्लस हिंदी एंड पंजाबी फिल्मों में काम किया, और इनको पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, सतीश कौल को। और आपने एक टीवी सीरियल देखा होगा, महाभारत। महाभारत में जो देवराज इंद्र है, वो इंद्र का रोल इन्होंने प्ले किया था, सतीश कौल जी ने। इनको पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये तो काफ़ी मिले हुए हैं। नेक्स्ट जो नाम है वो है नम्बी नारायणन। नम्बी नारायणन के बारे में जिनको नहीं पता है, एक बार ज़रूर इनके बारे में गूगल पे जाके पढ़ें। बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने लाइफ में, और इन पे काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी किया है, और काफ़ी लंबी कहानी है इनकी। एक मूवी भी बनी है, शायद आर माधवन उसमें लीड किए हैं उस मूवी में, इसीलिए ये चर्चा में है अभी, नम्बी नारायणन। ऐसा कहा जाता है, मैं बताता हूँ आपको इनके बारे में। नम्बी नारायणन है, इन पे अभी एक रॉकेटरी करके फिल्म का लॉन्च हुआ है। किस लिए फेमस है कि इनकी लाइफ पे एक पिक्चर बनी है,
रॉकेटरी, इसरो के साइंटिस्ट थे। इसरो के साइंटिस्ट थे ये। 1994 में इन पे जासूसी का आरोप लगा। इनको अरेस्ट किया गया केरला पुलिस ने। कोई मालदीव से कोई लेडीज़ अरेस्ट हुई थी, कोई शायद पाकिस्तान मुल्क की थी या कहाँ की, कोई लेडीज़ अरेस्ट हुई थी। फिर उसके बाद इनको अरेस्ट किया कि इनका कोई कनेक्शन है जासूसी में, और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने। ये जेल में रहे, बाद में कमेटी बैठी, उसमें इनको सीबीआई ने भी इनको, इनके सारे आरोप है जो 94 में तो इनको आरोप लगे, 96 में सीबीआई ने इनको बरी कर दिया कि इन पे जितने भी आरोप लगाए हैं बेबुनियाद आरोप है, सबको खारिज कर दिया। और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको निर्दोष करार दिया। 2018 में अभी रिसेंटली 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने नम्बी नारायण ने उनके लिए 50 लाख के मुआवजे की घोषणा की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी गिरफ्तारी में जो केरल पुलिस का रोल रहा है उसकी जांच के लिए कुछ रिटायर्ड जजेज की अध्यक्षता में एक डीके जैन की अध्यक्ष, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है डीके जैन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद इनको 50 लाख के मुआवजे की घोषणा की है सुप्रीम कोर्ट ने। काफ़ी लंबा केस है, आप तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ना। नम्बी नारायणन अभी रिसेंटली डीएस नहीं मिटा गया, डीएस जाला, दिग्विजय सिंह जाला, जो सेंट्रल मिनिस्टर थे डीएस जाला, इनकी डेथ हुई है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं ये। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पहले इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियाज़ फर्स्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन थे, भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए डीएस जाला, दिग्विजय सिंह जाला, ये पहले पर्यावरण मंत्री थे। इनका भी रिसेंटली डेथ हुई है। जो फॉर्मर उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी ने ये बनाया था पर्यावरण मंत्रालय। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये पर्यावरण मंत्रालय कब बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज रजनीकांत। रजनीकांत को अभी रिसेंटली 2019 के लिए जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो मिला है। तो
जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो अभी मिला है 2019 का, वो किसको मिला है? रजनीकांत साहब को मिला है। ये एक्टर हैं, काफ़ी फेमस है, सभी जानते हैं इनके बारे में। ये जो फिल्म कैटेगरीज है उसमें ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। जो गुंडीराज गोविंद फाल्के है, गुंडीराज गोविंद फाल्के, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसे दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। और गुंडीराज गोविंद फाल्के कौन है? जिन्होंने पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। राजा हरिश्चंद्र किसने बनाई थी? गुंडीराज गोविंद फाल्के। गुंडीराज गोविंद फाल्के उन्होंने बनाई थी, उन्हीं की याद में ये अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। 1913 में ये फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, वॉल्टर एंथोनी गुस्तावो। वॉल्टर एंथोनी गुस्तावो। वॉल्टर एंथोनी गुस्तावो, जिनको बोले तो वैग, ये इंडियन आर्मी के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। इनकी अभी डेथ हुई है। इनको वैग पिंटो के नाम से भी जानते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये फेमस इसलिए है अभी चर्चा में, क्योंकि जो 1971 का वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश बना है, उसमें इनकी काफ़ी प्रमुख रोल रहा है। उसके लिए इनको है जो विशिष्ट मेडल अवार्ड, जो गैलेंट्री अवार्ड्स है वो भी दिए गए हैं। तो ये अभी इनकी डेथ हुई है। आपको इनके पढ़ना है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। बाकी आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट जो नाम है वो है आशा भोसले। आशा भोसले को अभी रिसेंटली महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है, इसलिए ये अभी चर्चा में है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये महाराष्ट्र का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हर साल देती है, और फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया था 1995 में, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। पहले ये जो अवार्ड है साहित्य, कला, खेल, विज्ञान में दिया जाता था, लेकिन अब ये सामाजिक कार्य, पत्रकार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्विसेज सभी में दिया जाता है अभी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है इस अवार्ड की, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की, इसमें 10 रुपये का कैश प्राइज दिया जाता है। 10 रुपये नगद राशि दी जाती है इसमें। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट इज
डॉक्टर हर्षवर्धन। ये इसलिए फेमस नहीं है कि इनका अभी एक बोर्ड है जिसका इनको अध्यक्ष बनाया है, इसका अध्यक्ष बनाया था इनको, और वो बोर्ड है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, उनका अभी इनको अध्यक्ष बनाया है। और ये जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल संस्था है जो कंट्रीज़ को, जो नेशंस है, उनको टीबी से लड़ने के लिए हेल्प करती है। ये जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है, इसका विज़न है कि पूरी दुनिया को टीबी से मुक्त किया जाए, ये इसका विज़न है। जो स्टॉप ये टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है, ये इसका जो एस्टेब्लिश किया है, ये 2000 में एस्टेब्लिश किया है इसको लगभग। और 1998 में भी इसका है जो लंदन में जो टीवी का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअल में इसका पहले कुछ और नाम था 1998 में, जब इसका लंदन में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन 2000 में ये टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नाम से बना दिया इसको। नेक्स्ट इज यूडूपी रामचंद्र राव। यूडूपी रामचंद्र राव अभी 10 मार्च को गूगल ने इनका बर्थडे मनाया है। गूगल ने इनके बर्थडे पे एक स्पेशल स्केच बनाया है। उसमें जो अर्थ है, पृथ्वी, उसकी एक पूरी स्ट्रक्चर, पूरी पृष्ठभूमि बनाई थी इनके बर्थडे पे। और उस पृथ्वी में इनका जो अंतरिक्ष में योगदान रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रखा था, इसलिए ये चर्चा में है। एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, इसरो के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है इन्होंने। जो IIST है, उसकी गवर्निंग काउंसिल के भी अध्यक्ष रहे हैं। उडुपी RC राव इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। जो IIST है, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। IIST है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और अब तो खैर इनकी डेथ हो गई है काफ़ी टाइम, शायद 2016 या 17 में इनकी डेथ हुई थी। अब पढ़ना थोड़ा। इनको सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के सैटेलाइट मैन रामचंद्र राव, उडुपी रामचंद्र राव जो हैं, इनको सैटेलाइट मैन कहा जाता है, इंडियन सैटेलाइट मैन। यह आपको ध्यान रखना है। बाकी का जो है नेक्स्ट, इसकी एक सीरीज़ में बाकी का जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर ये यूज़फुल लगता है तो आप इसको जो मर्जी करें, आपके फ़ायदे के लिए होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।